नमस्कार। यूजीसी इक्विटी रूल्स, जी हां, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फोड़ दिया बाप। सुप्रीम कोर्ट पूछा रहा है भारत सरकार से कि बताइए, ये आपकी शिक्षा नीति है या समाज को विभाजित करने की नीति। भीतर सरकार में क्या चल रहा है, किन परिस्थितियों में यह नया कानून लाने का प्रयास किया गया, इसके पीछे की कहानी क्या है, राज क्या है, षड्यंत्र क्या है। आइए आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम अपने आज के एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। जी हां, मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे और इस वक्त आप देख रहे हैं फोर्स सुप्रीम लॉ पार्टनर का यह कानूनी चैनल। शिक्षा आज आजादी के इतने सालों के बाद भी संघर्ष के दौर से गुजर रही है। शिक्षा का संघर्ष इस कानून के बहाने कॉलेज के कैंपस से बाहर निकलकर सड़कों तक आ गया है। एक बार फिर से सवाल उठ रहा है देश की न्याय व्यवस्था, संविधान, राजनीति और समाज की सोच पर। यह सीधी टक्कर है कैंपस की समाज के साथ। हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूजीसी न्यू इक्विटी रूल्स 2026, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल 1 महीने के लिए, बड़े जश्न का माहौल है एक वर्ग में, लेकिन शायद इस बारीकियों को आप नहीं समझते। यह सिर्फ अगली तारीख तक है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से उसका जवाब मांगा है और यह किसी भी कोर्ट की बड़ी स्वाभाविक सी प्रक्रिया है कि जब उसके सामने एक पिटीशन आता है तो उस पर विचार करके अगले पक्ष को नोटिस जारी किया जाता है और स्टेटस को का आदेश पारित हो जाता है। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है अभी कि आप जश्न मनाएं, आप ताली बजाएं। चीजों की संवेदनशीलता को समझें। तो आइए हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने किन सवालों पर सरकार से जवाब तलब किया है। इस पिटीशन में ऐसा क्या था कि सुप्रीम कोर्ट को नोटिस जारी करके सवाल पूछना पड़ा है, और क्या अगली तारीख को वो ग्राउंड सस्टेन कर पाएगा? क्या उस ग्राउंड के बिला पर आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस कानून को रद्द करेगा, तब्दीली की मांग करेगा? तो ऐसे बहुत सारे सवाल अभी हवा में तैर रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, और जिस तरह से लोग लामबंद हुए हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसको लेकर सरकार के अंदर खाते क्या चल रहा है। आखिर सरकार ने इस नए कानून को लाने से पहले क्या तैयारी की थी, क्या सोचा था? क्या यह सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान जी के अकेले का काम है जैसा कि प्रचारित किया जा रहा है, या कहीं ना कहीं इसमें पूरी सरकार शामिल थी और अब गेम शायद सरकार को लग रहा है कि भारी पड़ रहा है, उल्टा पड़ रहा है। एक कवि ने बड़ा अच्छा व्यंग किया कि बराबरी का यह कानून कहीं भाजपा को कांग्रेस के बराबर न लाके खड़ा कर दे। पटना के कवि हैं, बड़े अच्छे कवि हैं। तो साहब, यह जो नया इक्विटी रूल है यह 13 जनवरी 2026 को लागू कर दिया गया, लेकिन कुछ ही हफ्तों ने सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। सरकार से जवाब मांगा है। लगातार विरोध प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि यह कानून वेग है और इसमें मिसयूज का पूरा स्कोप है। अगर मैं कोट करूं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को, तो बड़े साफ लफ्जों में इन्वर्टेड कॉमा में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दिस कैन लीड टू डेंजरस इंपैक्ट आदि आदि। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये नियम लाने की जरूरत क्या पड़ी सरकार को। आखिर सरकार ने मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाला ही क्यों? क्या सरकार को नहीं पता था कि इसके परिणाम, दुष्परिणाम, इसके रिएक्शंस, प्रतिक्रिया, क्रिया क्या होगी?
तो साहब, मूल उद्देश्य तो यूनिवर्सिटी में जाति आधारित भेदभाव से सुरक्षा प्रदान करना था, एंटी डिस्क्रिमिनेशन बॉडीज बनाना था, हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में इक्विटी कमिटीज एंड हेल्पलाइंस बनाने थे, और फास्ट ट्रैक शिकायत का माध्यम विंडो खोलना था। यह सब कुछ NEP 2020 में मौजूद है और पहले से मौजूद है 2012 के कानून में। इसीलिए ऐसा कहा गया या ऐसा बताया गया कि यह कोई नया कानून नहीं है, सिर्फ जो NEP 2020 का गाइडलाइंस है और जो पहले से मौजूद कानून है 2012 का, उसमें एक अपग्रेड है, यानी समावेशन की दिशा में एक और कदम है, ऐसा बताया गया। अब यहीं से विरोध शुरू हो गया। अब आखिर इस विरोध का क्या कारण था, और विरोध भी ऐसा कि मामला विस्फोटक बन गया है। तो विरोध के जो कारण हैं, आइए उसको भी देखते हैं कि नियम में कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जिससे जनरल कैटेगरी सवर्ण छात्रों को शिकायत दर्ज कराने के अधिकार से भी बाहर रखा, कि जो अगर जनरल कैटेगरी का साथ छात्र है और उसके साथ कोई दुर्व्यवहार या गलत काम होता है तो फैसला तो छोड़िए, उसको उसका ट्रायल भी छोड़िए, उसको शिकायत करने का अधिकार ही नहीं दिया गया। इसलिए पहला सवाल उठा कि यह कैसी इक्विटी है, यह कैसी समानता की बात हो रही है, जहां एक वर्ग को बिल्कुल न्याय मांगने से ही बाहर रखा जा रहा है, शिकायत करने से ही बाहर रखा जा रहा है। शिकायत के लिए जो नियम बनाए गए, जो डेफिनेशंस दिए गए, वो भी बहुत वेग हैं, बहुत एम्बिग्यूअस हैं, इसलिए उसके मिसयूज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और फॉल्स क्लेम, आपसी विदेश के कारण कोई किसी के खिलाफ झूठी शिकायत करता है तो उससे बचाव के कोई प्रोविजंस इस कानून में नहीं है, सेफ गार्ड्स नहीं है। इसके कारण इस कानून के मिसयूज का खतरा बढ़ जाता है। यह विरोधियों का कहना है या विरोध पक्ष का कहना है, जिसके कारण स्थिति विस्फोटक बनी। अब नतीजा क्या हुआ इसका, कि कुछ छात्र संगठनों ने और सामाजिक समूहों ने इसे रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन करार दे दिया। का एक तरफ आप डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप खुद ही डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। और स्वर्ण समाज ने इस कानून का विरोध शुरू कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जब सुनवाई की 29 जनवरी को, तो देखिए उसने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए यह नियम अस्पष्ट है, मिसयूज के लिए सारे दरवाजे खुले हैं और यह समाज को विभाजित करने की क्षमता रखते हैं। इसलिए हम इस पे फिलहाल टेम्पररी स्टे लगाते हैं। अगली तारीख तक सेंटर और यूजीसी दोनों को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई 19 मार्च 2026 की तय हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पुराने 2012 के नियम हैं वो लागू रहेंगे। तो इसमें इस तरह से यहां पे कोई रेगुलेटरी वैक्यूम नहीं क्रिएट हो रहा है कि जी हमने इस पे स्टे लगा दिया और इस दरमियान में अगर कुछ हो गया गलत तो किस कानून के तहत कार्रवाई होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 2012 के पुराने नियम हैं जो लागू थे 12 जनवरी तक वो यथावत लागू रहेंगे, लेकिन नए कानून पे फिलहाल रोक लगती है। अब सरकार के अंदर क्या बवाल चल रहा है इस मसले को लेकर, यह जानने समझने की आज मंत्रालयों में, सेक्रेटेरिएट में, सत्ता पक्ष के गलियारों में घूमकर मैंने जानने की कोशिश की। तो वहां पता चला कि सरकार इस मसले पर पूरी तरह से विभाजित है। देखिए एक और दिलचस्प पहलू, इस कानून को लाने वाले यूजीसी के चेयरमैन विनीत जोशी खुद स्वर्ण वर्ग से आते, ब्राह्मण है जाति की। तो यह कहना कि जातिगत एंगल से यह कानून लाया गया है, फिलहाल मुझे तो सही नहीं लगता।
हाँ, उस कानून में कुछ त्रुटियां हो सकती हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, वो दूर होना चाहिए। समानता सबके लिए होनी चाहिए, ये सारी बातें सही हैं। लेकिन इस तरह का जो प्रचार किया जा रहा है कि ब्राह्मण ने ही लाया और ब्राह्मण ने ही मुकदमा सुना और ब्राह्मण ने ही स्टे कर दिया, ये उचित नहीं है। देश हित में सोचा जाए, राष्ट्र हित में सोचा जाए। सम्यक समाज के बिना, सबकी सहभागिता के बिना भारत महान नहीं हो सकता, यह आप मान लीजिए। लेकिन फिर एक सवाल उठता है कि आप नारा लगाते हैं बटेंगे तो कटेंगे, तो अब यह बांटने की कार्रवाई कौन कर रहा है? चलिए खैर, यह राजनीतिक मंच नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, तो अल्पसंख्यकों को क्यों इससे बाहर रखा जाए? वो भी भारत के नागरिक हैं। अगर आप उनको बांटेंगे तो दूसरा देश आके आपको काटेगा। यही तो होता रहा है, भारत की गुलामी का मूल यही है। इसलिए समग्र भारत में अगर एकता हो, राष्ट्र से ऊपर कुछ भी ना हो, राष्ट्र की पूजा ही हमारा प्रथम राष्ट्र धर्म हो, तभी एक उन्नत और सशक्त भारत का निर्माण हो सकता है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सरकार में इस मसले को लेकर डिवाइडेड ओपिनियन है। लाने वाले ब्राह्मण हैं, ठीक है, विनीत जोशी जी, और इलाहाबाद से संबंध रखते हैं। कुछ अधिकारी मानते हैं कि यह नियम बेहतर प्रोटेक्शन देंगे, संविधान के सामाजिक जस्टिस के आइडियाज को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग है जो इसमें जो वर्डिंग्स का इस्तेमाल किया गया है वो इतना कमजोर है कि उसको लेकर चिंतित हैं, और वो कहते हैं कि इसके कारण कैंपस पुलिसिंग और एलिगेशन कल्चर को बढ़ावा मिलेगा, जिससे कैंपसेस हाईजैक हो सकते हैं। देखिए, भारतीय यूनिवर्सिटी में या उच्च शिक्षा में, कॉलेज में निजीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है। बहुत तरह के कमिटी के प्रावधान वहां पे पहले से ही हैं। यूजीसी के गाइडलाइंस, पॉस कमिटी, चाइल्ड कमिटी, जहां पे बच्चे हैं वहां पर पॉस्को कमिटी, और कितनी कमिटियां कहां बनी हुई, किस पे काम हो रहा है? वुमेन हेल्पलाइन कहां है? एक और कमिटी बन जाएगी कागज पर। क्या बनता है, क्या बिगड़ता है? SC ST कमीशन, क्या होता है SC ST कमीशन में? कितनों को न्याय मिल रहा है? NHRC क्या करती है? NHRC, ये सारी की सारी संस्थाएं संवैधानिक है कहने को, लेकिन कागज पे ही है, टूथलेस है। मैं व्यक्तिगत अनुभव से आपको बता सकता हूं, उदाहरण दे सकता हूं। तो एक और कमिटी, एक और कानून, एक और जटिलता, केस में, अदालतों में केसों का अंबार। खैर, फिलहाल मुद्दा यूजीसी इक्विटी कमिटी है, तो हम आइए उस विषय पे चलते हैं। तो जैसा कि कहा गया कि नियमों की वर्डिंग इतनी कमजोर है, इतनी वेग है, एम्बिगुअस है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे के पूरे इसके मसौदे को रीड्राफ्ट करने का निर्देश दिया गया है, और पूरा नियम वापस सरकार के पास जाएगा, रीराइट होगा, और फिर सूक्ष्म समझ के साथ रिव्यू होने के बाद पेश किया जाएगा। अब इसके सामाजिक ताने बाने, राजनीतिक कारण क्या हैं? तो अब तक के जो रिएक्शंस आए हैं, तो कुछ राजनेताओं ने तो खुलकर इस आदेश का समर्थन किया है, सुप्रीम कोर्ट का, पार्टी लाइन से अलग जाकर, और कहा है कि रूल ऑफ लॉ सबसे पहले आता है, कानून का शासन। कुछ छात्र संगठन जो इसका विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये नियम बहुत कमजोर थे और इसे सही में रोका गया है। वहीं कुछ कहते हैं यह मामला सिर्फ शिक्षा का नहीं है, यह आइडेंटिटीज और वोट बैंक पॉलिटिक्स का संघर्ष का भी मामला है। अब असल मुद्दा क्या है? सबसे बड़ा सवाल, क्या इक्विटी और इंक्लूजन के नाम पर ऐसी स्थितियां बनाई जा सकती हैं जहां किसी समूह के अधिकार दूसरे समूह के अधिकारों पर भारी पड़े? यह मूल मुद्दा है जिस पर देश को सोचना है, जिस पर राष्ट्र को सोचना है। जब मौजूदा संविधान में एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उपलब्ध है, आर्टिकल 14 और 15, तो नए रेगुलेशन की क्या जरूरत थी? इसमें नया कुछ नहीं है, ये सारे प्रोटेक्शन इस वर्ग को आर्टिकल 14 और 15 में उपलब्ध है।
तो अगर उसमें से निकाल कर एक स्पेशल एक्ट बना भी दिया गया तो विवाद क्यों, हंगामा क्यों? तो जो मसला है, जो सुप्रीम कोर्ट कर रहा है कि वो शब्दावली जिस तरह से लिखा गया, जिस तरह से डिफाइन किया गया, उसको लेकर प्रॉब्लम है। हो सकता है दूसरा बड़ा विवाद या डिबेट जो इस वक्त भारत में इस कानून को लेकर छिड़ गया है वह है नीतिगत भावना बनाम व्यवहारिक इम्प्लीमेंटेशन की लड़ाई है। बनाने को आप कुछ भी बना दें, जैसे मैंने कहा इतने सारी कमेटियां कागजों पर बनी हुई हैं, स्कूल कॉलेजेस में, कॉर्पोरेट में, हो क्या रहा है, होता क्या है, उनके पावर्स क्या है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा, यह स्पष्ट होगा कि इक्विटी संविधान में सुशोभित एक स्वर्ण आभूषण की तरह सज्जा मात्र का शब्द है या वास्तव में यह जमीन पे उतरने वाला कोई रियल फंक्शनल सुरक्षा तंत्र है। अगर आप छात्र हैं, अगर आप पॉलिसी मेकर हैं, तो आपके लिए यह मामला महत्वपूर्ण है। यह सिर्फ यूजीसी का नियम नहीं है, यह एक चेतावनी है कि नीति में क्लियरिटी, सेफगार्ड और कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस होना जरूरी है। आप हमारे चैनल से बने रहिए, क्योंकि 19 मार्च की हियरिंग इस इंटायर सिस्टम को एक नई दिशा देने वाली है। और अगर सरकार रीड्राफ्ट में गलती नहीं करती है तो यह कानून देश की शिक्षा नीति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती है, और नहीं तो यह डिबेट और तेज होने वाली है। चलते चलते मैं एक बात और बता दूं, सरकार से गलतियां हुई नहीं हुई, रीड्राफ्ट होगा नहीं होगा, सरकार मसौदे को किस तरह से चेंज करके लाती है एक अलग बात है। लेकिन जब संसद में इस कानून पर बहस हो रहा था, कानून तो ऐसे नहीं बना, संसद में इस कानून पर बहस हुआ होगा। कहां सो रहा था विपक्ष? क्यों नहीं उठाए उसने सवाल? क्यों विपक्ष की भूमिका सुप्रीम कोर्ट को निभानी पड़ रही है? क्यों जनता को जनहित याचिकाएं लगानी पड़ रही है? आप कहां थे माननीय विपक्ष के सांसद महोदय? और जो सत्ता पक्ष के सांसद आज इसका विरोध कर रहे हैं पार्टी लाइन से अलग जाकर, मैं उनसे भी सवाल पूछना चाहता हूं कि संसद में आपने इस बहस में क्या कहा था? आपने क्या इसका विरोध किया था? विरोध, चलिए पार्टी लाइन से जाकर आप अलग विरोध नहीं कर सकते हैं, व्हिप जारी था, आप विरोध में वोट नहीं दे सकते हैं। क्या आपने सुझाव सुधार के दिए थे? और अगर दिए थे तो वो सार्वजनिक कीजिए, बाहर फेसबुक पर, ट्विटर पर ढोल मत पीजिए और वीरता का झंडा मत गाड़िए। तो जनाब, सवाल कानून पे नहीं है, सवाल सिर्फ यूजीसी पे नहीं है, सवाल यह है कि संसद की गंभीरता और संसद की गरिमा का जो ह्रास हुआ है, लोकतंत्र की आत्मा पे जो प्रहार हो रहा है कि संसद से कानून पास हो जाते हैं और वहां न विपक्ष बहस करता है, न सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, और बाद में फेसबुक और ट्विटर पर तालियां बटोरते हैं, टीआरपी के लिए लिखते हैं, विरोध करते हैं। इस पर भी देश की जनता को सोचना होगा और यह तय करना पड़ेगा कि जाति के झुंझुनों पर जब तक चुन कर तुम अपने सांसद और प्रतिनिधि भेजोगे तो तुम्हारा आलम इससे भी बदतर होगा। नेता भेजो संसद में, नौकर नहीं। धन्यवाद। आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे को अनुमति दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।